हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एवन इफ़ एंड एवन दो। एवन इफ़ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार से एवन इफ़ को सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यूज ऑफ एवन इफ़। देखिए, एवन इफ़ एक कंजक्शन है, कंजक्शन की तरह इसे यूज़ किया जाता है। एवन इफ़ की अगर बात की जाए तो इसका अर्थ होता है हिंदी में भले ही या फिर चाहे। भले ही या फिर चाहे, जब इस तरीके से वाक्य हिंदी में आते हैं, ठीक है, तब आप यूज़ करते हैं कंजक्शन एवन इफ़। एवन इफ़ का सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है जब कोई सेंटेंस में भले ही या चाहे जैसे शब्द यदि यूज़ किए जाएं। देखिए, एवन इफ़ जो होता है ये सपोजिशन को बताता है, यानी कि अनुमान लगाना, अनुमानित चीज़ों को बताता है एवन इफ़। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, चाहे मैं मर जाऊं पर भीख नहीं मांगूंगा। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। भले ही वह वहां चला जाए लेकिन इस कार्य को नहीं करेगा, भले ही वह फेल हो जाए लेकिन परीक्षा में नकल नहीं करेगा। जब इस तरीके के सेंटेंस आपको बनाने पड़ते हैं तब आप यूज़ करते हैं एवन इफ। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। चाहे मैं मर जाऊं पर भीख नहीं मांगूंगा, तो एवन इफ़ आई डाई आई कैन नॉट बैग। इसका मतलब मैं भीख नहीं मांगूंगा, यानी कि मैं भीख नहीं मांग सकता। ठीक है। देखिए, एवन इफ के बाद जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएं। चाहे दोनों क्लोज आपके फ्यूचर में है, लेकिन एक प्रेजेंट में दिखाएं और दूसरी को आप फ्यूचर में ही दिखाएंगे। देखिए सेंटेंस नंबर 2, भले ही वह फेल हो जाए पर परीक्षा में नकल नहीं करेगा। तो एवन इफ ही फेल्स। अब देखिए ही फेल्स, क्लियर? अब ही के साथ आप जो वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें आप वर्ब में ऐसे ई एस को लगाते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी आपने सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका ही, तो आपने वर्ब कौन सी यूज़ की? सिंगुलर, यानी कि वर्ब में ऐसे ई एस आपको जोड़ना पड़ता है। उसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो एवन इफ ही फेल्स ही विल नॉट कॉपी इन द एग्जामिनेशन। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी तरीके से पर या लेकिन जैसे अगर ये शब्द आए तो हम ऐसे वर्डों की इंग्लिश नहीं बनाते, ठीक है, नहीं लिखते सेंटेंस बनाते समय। इसे याद रखना। जैसे भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, तो आप इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? एवन इफ यू फॉरगेट मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आगे की क्लॉज फ्यूचर में, आई विल नॉट फॉरगेट यू। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, भले ही तुम मुझे गालियां दो लेकिन मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। अब देखो लेकिन शब्द यहाँ भी आ गया, लेकिन आपको इसकी इंग्लिश नहीं लगानी, ठीक है। तो एवन इफ़ यू एब्यूज मी, एवन इफ के साथ जो भी सेंटेंस आप जोड़ा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आगे आई विल कंटिन्यू टू लव यू। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट, वह आएगा भले ही वह थक गया हो। अब देखो एवन इफ का प्रयोग ऐसा नहीं है कि आप सेंटेंस में स्टार्टिंग में करेंगे कंजक्शन का। आप चाहें तो इस कंजक्शन का प्रयोग आप सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना एवन इफ से जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे वो प्रेजेंट में ही दिखाएंगे, बाकी को फ्यूचर में। वह आएगा भले ही वह थक गया हो, तो ही विल कम, वह आएगा, पहले आपने इसकी इंग्लिश बनाई, भले ही एवन इफ वह थक गया हो, ही इज टायर्ड। इस तरीके से, क्योंकि टेंस पैसिव वॉइस में है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, चाहे वह मुझसे माफ़ी मांग ले मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। कहते हैं ना भाई, चाहे वह मुझसे कितनी माफ़ी मांग ले लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। तो आप इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? एवन इफ़ ही अपोलॉजी टू मी आई विल नॉट पार्डन हिम। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट,
मैं जाऊंगा भले ही आप मुझे अनुमति ना दें। देखो आई विल गो फ्यूचर में मैं जाऊंगा, कंजक्शन एवन इफ का आपने यूज़ किया, आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू डू नॉट अलाउ मी, इस तरीके से, चाहे आप मुझे अनुमति ना दें। इस तरीके से इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, भले ही वह मुझे अपमानित करे लेकिन मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो एवन इफ ही इंसल्ट्स मी आई विल गो टू मीट हिम। देखिए पहली क्लोज के बाद आपको बीच में कॉमा लगाना है, फिर आपको दूसरा सेंटेंस लिखना है। क्लियर? इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं वहाँ जाऊँगा भले ही बारिश हो। तो आई विल गो देयर एवन इफ इट रेन्स। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुझे जाना होगा भले ही बारिश हो। अब देखो ऐसा नहीं है कि एवन इफ के साथ आप केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की मजबूरी है, पड़ा शब्द आ रहा हो या पड़ेगा, तब आप उसे पड़ेगा को पास्ट में दिखाएंगे, यानी कि हैज़ टू हैव टू में। जैसे मुझे जाना होगा, इसका मतलब है मुझे जाना पड़ेगा, विल हैव टू। ठीक है, भले ही बारिश हो, लेकिन आपको किस में बनाना है? प्रेजेंट में। आई हैव टू गो एवन इफ इट रेन्स, इस तरीके से। क्लियर? मजबूरी है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अब बन रहा है आपका यूज ऑफ एवन दो। एवन दो का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए एवन दो में भी अगर हिंदी की बात की जाए तो भले ही या चाहे इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों के यूजेस में अंतर होता है। देखिए एवन दो का प्रयोग हम करते हैं रियल एंड ट्रू के लिए। फैक्ट, जो तथ्य बताता हो, सच के बारे में बताता हो, ट्रुथ बताता हो, तब आप एवन दो का प्रयोग करें। जैसे कंडीशन से आपको पता लगेगा, जैसे भले ही वह बहुत बुजुर्ग है वह स्वस्थ है, इस तरीके से। वहाँ पर तो आप अनुमानित लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप ट्रुथ की बात कर रहे हो। भले ही वह बहुत बुजुर्ग है वह स्वस्थ है, तो एवन दो ही इज वेरी ओल्ड ही इज हेल्थी, आप इस तरीके से बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट, भले ही तुम मुझे मार दो लेकिन मैं सच नहीं छुपाऊंगा। कहते हैं ना सच, ट्रुथ। भले ही तुम मुझे मार दो लेकिन मैं सच नहीं छुपाऊंगा। तो एवन दो यू किल मी, कॉमा लगाएंगे, आई विल नॉट हाइड द ट्रूथ। यानी कि जो ट्रूथ होता है वो बनाया जाता है एवन दो के साथ। आप फैक्ट की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं इस सेंटेंस में। देखिए नेक्स्ट, भले ही तुम कमज़ोर हो लेकिन तुमने उसे हरा दिया। पास्ट में जा रही क्लोज, एवन दो यू आर वीक यू डिफीटेड हिम। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक यूज ऑफ एवन इफ एंड एवन दो।